Hello students, welcome to our channel Neat Larvas. हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में प्लांट किंगडम की एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स को कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स से कि जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, ये दिखने में कैसे होते हैं, ये रहते कहाँ हैं, इन्हें जिम्नोस्पर्म्स क्यों कहा जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो दे प्रिफर कूल एंड ड्राई एनवायरमेंट। तो ये कैसी जगहों पे रहते हैं, जहाँ थोड़ी ठंड हो और जहाँ का एनवायरमेंट थोड़ा सूखा हो। ठीक है, तो ये कैसी जगहों पे रहते हैं, जहाँ थोड़ी ठंड हो और जहाँ का एनवायरमेंट थोड़ा सूखा हो। मतलब ऐसे एनवायरमेंट में जहाँ मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम हो, नमी बहुत कम हो। ठीक है, नेक्स्ट, जिम्नोस मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। तो जिम्नोस्पर्म्स को जिम्नोस्पर्म्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें जो सीड होती है वो नेकेड होती है। मतलब जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स होता है सीड। नेकेड का मतलब होता है ऐसी चीज जो ढकी हुई ना हो, और सीड का मतलब तो आपको पता ही है। तो जिम्नोस्पर्म्स में ये देखा गया है कि इनकी जो सीड होती है वो ढकी हुई नहीं होती। और किससे ढकी हुई नहीं होती? ये फ्रूट से ढकी हुई नहीं होती, इसलिए इन्हें नेकेड सीडेड प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट। पूरे प्लांट किंगडम में सिर्फ एक ही तरह के प्लांट हैं जो फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं, वो है एंजियोस्पर्म्स। और जिम्नोस्पर्म भी ऐसे प्लांट है जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए इन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स का मतलब क्या है? जिम्नोस मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। मतलब नेकेड का मतलब होता है ऐसी चीज जो किसी चीज से ढकी हुई ना हो, और सीड, स्पर्मा मीन्स होता है सीड। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट हैं जिनकी सीड ढकी हुई नहीं होती। किससे ढकी हुई नहीं होती? फ्रूट से ढकी हुई नहीं होती। ठीक है, एंड जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed before and after fertilization. Seeds not protected by fruit. अच्छा, यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ ये कहा गया है कि जिम्नोस्पर्म्स में जो ओव्यूल होते हैं ना, अब ओव्यूल का मतलब क्या है? ओव्यूल को आप इक्विवेलेंट ले लो मेगास्पोरेंजिया के साथ। तो मेगास्पोरेंजिया जो हम टेरिडोफाइट्स में पढ़ते आ रहे थे, उसका मतलब ही आप ओव्यूल लगा लो। ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजिया। तो ये अगर मेगास्पोरेंजिया है तो आगे चल के क्या बनाएगा? मेगास्पोर्स बनाएगा, जो आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, तो इन जिम्नोस्पर्म द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। मतलब अगर ये एक ओव्यूल है तो इसके इर्द गिर्द कोई भी वॉल नहीं होती। अगर इसको मैं अगर एक ओव्यूल मानूं, तो इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म ये जो ओवरी वॉल है वो जिम्नोस्पर्म्स में पाई नहीं जाती। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि ओवल्स नॉट एनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज। अगर ओवरी वॉल नहीं पाई जाएगी तो ऑब्वियसली ये तो दिखेंगे ना, बाहर की तरफ रहेंगे, हमें दिखाई देंगे। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि दे रिमेन एक्सपोज बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड सीड्स नॉट प्रोटेक्टेड बाय फ्रूट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि इनके जो सीड होते हैं वो फ्रूट से ढके हुए नहीं होते, इसलिए इन्हें जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है, क्योंकि ये नेकेड सीडेड होते हैं। तो वही चीज यहाँ कही गई है कि सीड्स नॉट प्रोटेक्टेड बाय फ्रूट। अब इसमें वर्ड्स दिए गए हैं कुछ, कि बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब ओव्यूल जो है वो ओवरी वॉल से एनक्लोज नहीं रहता एंड रिमेन एक्सपोज बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या देखा गया है कि जिम्नोस्पर्म में बिफोर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ओव्यूल्स आगे चल के क्या प्रोड्यूस करते हैं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल प्रोड्यूस करते हैं सीड। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये देखा गया है कि जिम्नोस्पर्म में ओवरी प्रेजेंट नहीं होती, या यूं कह दे कि ओवरी वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ये प्रेजेंट नहीं होती। तो आगे चल के हमें क्या देखने को नहीं मिलेगा? फ्रूट देखने को नहीं मिलेगा।
मतलब ओवरी वॉल का काम होता है कि आगे चल के फ्रूट बनाना। मतलब ये जो ओवरी होती है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट प्रोड्यूस करती है एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स सीड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब हमें जिम्नोस्पर्म में सीड्स तो देखने को मिलती है लेकिन फ्रूट्स देखने को नहीं मिलते आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स तो होते हैं लेकिन ओवरी वॉल नहीं होती। इसीलिए ये लाइन कही गई है कि ओव्यूल्स नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ना ही बिफोर फर्टिलाइजेशन ना ही आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल में ओवरी वॉल भी नहीं होती और आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में फ्रूट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्लूड मीडियम साइज टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। अच्छा, अब जिम्नोस्पर्म्स में कैसे ट्रीज पाए जाते हैं? मीडियम साइज भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं और श्रब्स की तरह भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सिक्वा जाइंट रेडवुड ट्री इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। क्या कहा गया है कि जिम्नोस्पर्म का एक ट्री स्पीशीज जिसे हम जाइंट रेडवुड ट्री कहते हैं या सिक्वा भी कहा जाता है, वो वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है। ठीक है, प्लांट किंगडम में। नेक्स्ट, इन जिम्नोस्पर्म द डोमिनेंट स्टेज इज स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म की डोमिनेंट स्टेज क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारी क्लियर हो गई कि दे प्रीफर कूल एंड ड्राई एनवायरनमेंट, they are called gymnosperms because they have naked seed, and gymnosperms are non-flowering plants and ovules not enclosed by any ovary wall and remain exposed before and after fertilization. Seeds not protected by fruit. They include medium-sized tall tree and shrubs. And Sequoia giant redwood tree is one of the tallest tree species, and the dominant stage in gymnosperm is sporophyte. ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी क्लियर होगी। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रूट्स और लीव्स के बारे में। मतलब जिम्नोस्पर्म्स में कैसे रूट्स और कैसे लीव्स पाए जाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे रूट्स के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। टैप रूट मतलब कुछ इस तरह, अगर ये एक ट्री है तो एक मेजर रूट होगी और उससे कुछ माइनर रूट्स निकलेंगे। ठीक है, ये मेजर रूट जो होगी इस तरह के रूट को, ये मेजर रूट है ये वाली, और इससे कुछ माइनर रूट्स निकलेंगे। ठीक है, तो इस तरह के रूट्स को क्या कहा जाता है? टैप रूट कहा जाता है। तो इस तरह के रूट्स हमें जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, अब ये जो रूट हमें देखने को मिली है ना, ये कुछ एसोसिएशन में रहती है। मतलब जैसा कि हमने एल्गी में पढ़ा था कि एल्गी और फंजाई एक साथ एसोसिएशन में रहते हैं, उसी तरह से हमें ये देखने को मिलता है कि जिम्नोस्पर्म्स की जो रूट है ना, वो कुछ टाइप ऑफ एसोसिएशन दिखाती है। और वो क्या है? वो ये है, roots in some genera such as the pinus have fungal association। क्या कहा गया है कि जैसे कि एल्गी में फंजाई के साथ रहती थी, उसी तरह से ये देखा गया है कि जिम्नोस्पर्म्स के कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली पाइनस जेनेरा से बिलोंग करते हैं, पाइनस जेनस से बिलोंग करते हैं। वो क्या करते हैं? फंजाई के साथ एक एसोसिएशन बनाते हैं और उस एसोसिएशन को क्या कहा जाता है? माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा। नेक्स्ट, others such as cycas have small specialized root called polaroid root associated with nitrogen fixing cyanobacteria। अच्छा, अब क्या कहा गया है कि कुछ जिम्नोस्पर्म्स के रूट में ये देखा जाता है कि कुछ तरह से के सपोज अगर ये जिम्नोस्पर्म की रूट है तो यहाँ कुछ साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गे देखने को मिलेगी, और ब्लू ग्रीन एल्गे क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, राइट। तो इस तरह की रूट जो हमें जिम्नोस्पर्म के प्लांट में देखने को मिलेगी, उस रूट को कहा जाता है पोलेरॉइड रूट। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि रूट इनकी टैप रूट टाइप होती है और ये रूट दो तरह के एसोसिएशन बना सकती है। पहली एसोसिएशन बनाती है फंजाई के साथ जिसको हम माइकोराइजा कहते हैं, और दूसरी एसोसिएशन ये बनाती है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, जिसे हम पोलेरॉइड रूट्स कहते हैं। ठीक है, और ये देखा गया है कि ये माइकोराइजा कौन से जेनस के प्लांट्स बनाते हैं? पाइनस के, और पोलेरॉइड रूट्स बनाते हैं साइकस वाले। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इनके लीव्स के बारे में। इनके लीव्स कैसे होते हैं? ये सिंपल भी हो सकते हैं या कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, इन साइकस द पाइनेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू इयर्स। क्या कहा गया है? कंपाउंड टाइप लीव्स साइकस में थोड़े सालों के लिए रह सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड टाइप लीव साइकस में थोड़े सालों के लिए रह सकते हैं, और एक तरह के कंपाउंड लीफ होते हैं पाइनेट लीव्स। ठीक है,
तो क्या कहा गया है कि इनमें सिंपल लीव्स भी पाए जाते हैं और इनमें कंपाउंड लीव्स भी पाए जाते हैं। और साइकस में कंपाउंड लीफ की एक टाइप है जिन्हें कहा जाता है पाइनेट लीव्स, वो कुछ सालों तक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, इनके जो लीव्स होते हैं ना वो वेल अडेप्टेड होते हैं टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। मतलब वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीमिटी ऑफ टेम्परेचर, मतलब इनकी बनावट कुछ इस तरह की होती है कि जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या विंड करंट हाई भी हो या अपने टॉप पे हो या पीक पे हो या एक्सट्रीमिटी में हो, तब भी ये सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा गया है कि इन कॉनिफर्स में क्या देखा जाता है कि द नीडल लाइक लीव्स help to reduce surface area, whereas the thick cuticle and sunken stomata reduce water loss. क्या कहा गया है, जैसे कि यहाँ पे देखा गया है कि they are well adapted to withstand any type of extremity, therefore conifers में क्या देखा जाता है कि इनकी जो पत्तियां हैं ये ऐसी होती है। क्यों ऐसी होती है? नीडल की तरह होती है। ठीक है, क्यों नीडल की तरह होती है? ताकि इनकी सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाए और इनसे वाटर जल्दी इवेपोरेट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, इनकी थिक क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ लीफ। ठीक है, तो ये जो लेयर होता है इनका बहुत थिक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर लॉस कम होता है। और संकेन स्टोमेटा, स्टोमेटा इनके जो होते हैं, जो पत्तियों में जो स्टोमेटा वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं, वो इनके कहाँ होते हैं? वो बहुत अंदर जाके होते हैं। मतलब इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो संकेन स्टोमेटा कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं संकेन स्टोमेटा? मतलब वो सरफेस एरिया पे पाए नहीं जाते, वो थोड़ी अंदर की तरफ पाए जाते हैं, इसलिए हमें संकेन स्टोमेटा कहा जाता है। और ये संकेन स्टोमेटा क्या करता है? दे रिड्यूस वाटर लॉस, वाटर लॉस को रिड्यूस होने में हेल्प करता है, मीन्स वाटर की लॉस को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि इनके लीफ सिंपल और कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड लीफ में भी अगर हम साइकस की बात करें तो उसमें पाइनेटली कंपाउंड लीव्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनके लीव्स इस तरह से अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं कि कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन हो तो वो सरवाइव कर सकते हैं, जिनका एक एग्जांपल दिया गया है कॉनिफर्स के बारे में। क्यों? क्योंकि कॉनिफर्स की जो पत्तियां होती हैं वो निडल लाइक होती है। निडल लाइक होने की वजह से उनमें इवेपोरेशन कम होती है, एज ए रिजल्ट उनसे वाटर लॉस कम होता है। उसके साथ साथ उनमें थिक क्यूटिकल पाए जाते हैं। थिक क्यूटिकल मीन्स थिक आउटरमोस्ट लेयर पाया जाता है और इनके स्टोमेटा थोड़ी अंदर की तरफ होते हैं, जिनकी वजह से इनके वाटर लॉस की डिडक्शन हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो ये रहा डायग्राम टैप फ्रूट का। और सिंपल लीफ इस तरह से होते हैं और पाइनेटली कंपाउंड लीफ इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी स्टेम के बारे में, मतलब इनकी स्टेम किस तरह की होती है। अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकती है इनकी स्टेम। ठीक है, अनब्रांच स्टेम का एक एग्जाम्पल साइकस दिया गया है, ब्रांच स्टेम का एग्जाम्पल है पाइनस या सेट्रस। ठीक है, तो इस तरह से हो सकती है। ये जिंको है, जिंको बायलोबा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी ब्रांचिंग हुई है स्टेम की। ठीक है, तो उसी तरह से ब्रांचिंग भी हो सकती है या ब्रांचिंग नहीं भी हो सकती है। तो ये ब्रांच्ड भी हो सकता है या अनब्रांच्ड भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल या सेक्सुअल मूड से हो सकती है। ठीक है, असेक्सुअल से स्पोर फॉर्मेशन से होती है, सेक्सुअल से जाइगोट फॉर्मेशन से होती है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या देखा गया है कि इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बाय स्पोर फॉर्मेशन होती है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बाय जाइगोट फॉर्मेशन होती है। इनके अलावा किसी किसी तरह के जिम्नोस्पर्म्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है with the help of bulbils. क्या कहा गया है? Vegetative reproduction in some take place by means of bulbils. What are these bulbils? These are fleshy buds. Fleshy buds मतलब ये एक तरह से काइंड ऑफ बडिंग सिस्टम, जैसे हमने पढ़ा था ना कि एक बड ग्रो करेगी, वो आगे चल के एक नए प्लांट को जन्म देगी, उस तरह से ही होती है। बल्बिल्स क्या होती है? बड्स की तरह होती है जो आगे चल के एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जिम्नोस्पर्म्स में असेक्सुअल या सेक्सुअल मेथड से हो सकती है। अगर ये असेक्सुअल मेथड से हुई तो बाय स्पोर फॉर्मेशन होगी, सेक्सुअल मेथड में जो बाय जाइगोट फॉर्मेशन से होगी। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कुछ कुछ जिम्नोस्पर्म्स में देखी जा सकती हैं जो होती हैं बाय मींस ऑफ बल्बिल्स से, एंड दीज आर नथिंग बट फ्लैशी बड्स। ठीक है, तो ये रहा एक डायग्राम बल्बिल्स के बारे में। ये एक स्टेम है,
ये एक लीफ है, लीफ के इस पोर्शन में, एक्सियल पोर्शन में बल्बिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि जिम्नोस्पर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उनकी रूट्स कैसी होती है, उनके लीव्स कैसी होती है, उनकी स्टेम कैसी होती है। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल के बारे में बात करने से पहले हम एक काम करते हैं, हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इनकी लाइफ साइकिल किस तरह की होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमने टेरिडोफाइट्स पढ़ लिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक कोन के अंदर दो तरह के स्पोरोफिल प्रोड्यूस होते थे, एक होते थे माइक्रोस्पोरोफिल, एक होते थे मेगास्पोरोफिल। अब इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स ये देखा जाता है कि जो मेल कोन और फीमेल कोन होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। मतलब जो स्पोरोफिल बनाने वाले जो कोन होते हैं और मेगास्पोरोफिल बनाने वाले जो कोन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि टेरिडोफाइट्स में हमने ये देखा था कि एक ही कोन में हमें माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल मिल रहे हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा नहीं होता। जिम्नोस्पर्म्स में हम ये देखेंगे कि मेल कोन और फीमेल कोन अलग अलग होते हैं। मतलब माइक्रोस्पोरोफिल बनाने वाले कोन दैट इज मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल बनाने वाले कोन दैट इज फीमेल कोन, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वही चीज को हम अभी यहाँ देख लेते हैं, हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे मेल कोन के बारे में, उससे क्या बनता है आगे चल के, फिर हम देखेंगे फीमेल कोन के बारे में, उससे क्या बनता है आगे चल के, फिर हम इनका फ्यूजन करवाएंगे, फिर हम देखेंगे कि जाइगोट कैसे बनता है और एक स्पोरोफाइट कैसे बनता है। क्योंकि हमने ये कहा है कि जिम्नोस्पर्म में जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है वो कौन सी होती है, स्पोरोफाइट होती है। तो हमें आगे चल के एक स्पोरोफाइट को बनाना है। अब वो स्पोरोफाइट कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेल कोन। ठीक है, तो मेल कोन से क्या बनता है, मेल कोन है तो ऑब्वियसली वो माइक्रोस्पोरोफिल बनाएगा। अब स्पोरोफिल का मतलब तो आपको पता है, वो पत्तियां जिससे आगे चल के जिसमें कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जिसको हम स्पोरेंजिया कहेंगे, और वो स्पोरेंजिया आगे चल के माइक्रोस्पोर बनाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें तो हमने टेरिडोफाइट्स में जब डिस्कशन की थी तब हमने क्लियर कर ली थी। ठीक है, तो वही सारी चीजें यहाँ पे भी है। क्या कहा गया है कि एक मेल कोन से माइक्रोस्पोरोफिल बनेगी, माइक्रोस्पोरोफिल से माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर बनेंगे, और माइक्रोस्पोर से आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनेगा। और ये जो मेल गैमेटोफाइट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स बनता है, इसी को पॉलन ग्रेन कहा जाता है, जो आगे चल के मेल गैमेट बनाने में काम आते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, मेल कोन, मेल कोन से माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल से माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट से आगे चल के मेल गैमेट। ठीक है, तो ये तो रही हमारी मेल की बात, मतलब मेल गैमेट्स की बात, मेल गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल कोन की बात, या फीमेल गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं, और यू कैन से एग कैसे फॉर्म होता है। क्योंकि हमें तो फ्यूजन करवाना है ना, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलने चाहिए हमें। तो हमें मेल गैमेट तो बन गया हमारा, अब फीमेल गैमेट तो बनना चाहिए ना। तो वो फीमेल गैमेट कैसे बनता है वो हम देखेंगे। ठीक है, फीमेल कोन है, ऑब्वियसली फीमेल कोन है तो उसमें मेगास्पोरोफिल होंगे, मतलब ऐसी पत्तियां जो आगे चल के ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे मेगास्पोरेंजिया कहा जाएगा। ठीक है, अब मेगास्पोरेंजिया में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है मेगास्पोर मदर सेल, वो सेल आगे चल के मेगास्पोर बनाएंगे। ठीक है, और ये मेगास्पोर आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। फिर उसके बाद सेम प्रोसीजर, आर्किगोनिया बनेगा और एग बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि फीमेल कोन है, फीमेल कोन से मेगास्पोरोफिल बनेंगे, मेगास्पोरोफिल से मेगास्पोरेंजिया बनेंगे, मेगास्पोरेंजिया से मेगास्पोर मदर सेल बनेंगे, मेगास्पोर मदर सेल आगे चल के म्योसिस करके मेगास्पोर बनाएगा, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगी, गैमेटोफाइट से आर्किगोनिया बनेगा, आर्किगोनिया से एक एग बनेगा। तो हमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिल गए। तो आगे चल के क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दैट इज एग, वो आगे चल के क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, फ्यूजन करके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट आगे चल के माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करके एक स्पोरोफाइट बॉडी, और यू कैन से एक मेन प्लांट बॉडी विच इज डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। तो सिंपल था ये। तो ये सारे स्टेप और ये सारे स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। वैसे ये इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि हमने ये टेरिडोफाइट्स में भी पढ़ा हुआ है कि स्पोरोफिल होती है, स्पोरेंजिया होता है, स्पोर बनते हैं। बस ये है कि अगर मेल की बात आए तो माइक्रो लगा देना, और फीमेल की बात आए तो मेगा लगा देना। और मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोरेंजिया से एक और
चीज बनती है, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। दिस इज नथिंग, दिस इज ओनली द सेल विच इज प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो मेगास्पोर मदर सेल कहलाते हैं, उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, बस यही बात है, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लाइफ साइकिल कुछ इस तरह से चलती है जिम्नोस्पर्म्स की। ठीक है, अब हम डिटेल में इनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। नंबर 1, जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, दैट इज प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स। ऑब्वियसली ये हमने देख लिया है कि ये माइक्रोस्पोर भी बनाते हैं, मेगास्पोर भी बनाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी प्लांट स्पीशीज या प्लांट माइक्रोस्पोर भी बना रहा है, मेगास्पोर भी बना रहा है, तो वो हेटेरोस्पोरस ही कहलाएगा ना, क्योंकि वो दो तरह के स्पोर बना रहा है। तो ये पॉइंट तो क्लियर है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा गया है कि स्पोरोफिल्स आर अरेंज स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स और कंपैक्ट स्ट्रोबिली और कोन। अच्छा, ये चीज भी हमारी थोड़ी बहुत क्लियर ही है, क्योंकि हमने टाइडोफाइट्स में भी देखा था कि क्या कहा गया था कि स्पोरोफिल्स क्या है। स्पोरोफिल्स क्या है? स्पोरोफिल्स है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो स्पोरोफाइट पे होते हैं। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर कैसे अरेंज होते हैं? ये ऐसे स्पाइरली अरेंज होते हैं। ठीक है, किस पे अरेंज होते हैं? एक एक्सिस पे अरेंज होते हैं। और जब ये ऐसे स्पाइरली अरेंज होते हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे करके जब ये अरेंज होंगे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से अगर ये अरेंज होंगे, तो ये क्या करते हैं? एक लूज और कंपैक्ट, लेक्स मतलब होता है लूज, लूज और कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम स्ट्रोबिली कहते हैं। ये भी हमें पता है। ठीक है, ये भी हमने देखा है। और कोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया बियरिंग स्ट्रोबिली आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिली और कोन। अच्छा, जहां ये माइक्रो वर्ड आ गया, स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल मतलब छोटे स्पोर्स बनाएंगी। ठीक ठीक है, छोटे स्पोर्स बनाने वाली पत्तियां। तो माइक्रोस्पोरोफिल है तो ऑब्वियसली वो आगे चल के क्या बनाएंगी? मेल गैमेट बनाएंगी। तो मेल गैमेट बनाएंगी मतलब वो कोन क्या कहलाएगा? मेल कोन कहलाएगा या मेल स्ट्रोबिली कहलाएगा। उसके अलावा मेल भी कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? क्योंकि ये माइक्रोस्पोर बियर करती है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करती है, इसलिए इन्हें माइक्रोस्पोरेंजिएट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट पॉइंट में ऐसे क्या लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट ये लिखा है कि मेगास्पोरोफिल, बड़ी पत्तियां, विथ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ओव्यूल को मेगास्पोरेंजिया भी कह सकते हैं। मेगास्पोरोफिल और ओव्यूल बियर करने वाली जो स्ट्रोबिली होती है उसको मैक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं। मैक्रो क्यों? क्योंकि वो बड़ी होती है। मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिली, ये हम ऑलरेडी यहाँ देख चुके हैं, राइट, कि जो मेगास्पोरोफिल बियर करने वाला जो कोन होता है उसको फीमेल कोन कहा जाता है, और माइक्रोस्पोरोफिल बियर करने वाला जो कोन होता है उसको मेल कोन कहा जाता है। इसके अलावा दो और वर्ड्स दिए गए हैं। मेल कोन को हम माइक्रोस्पोरेंजिएट भी कह सकते हैं और फीमेल कोन को हम मैक्रोस्पोरेंजिएट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट भी हमारी क्लियर होगी। आई होप ये चारों पॉइंट आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्या कहा गया है कि हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया बोर्न ऑन स्पोरोफिल। क्या कहा गया है? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ऑब्वियसली जो माइक्रोस्पोर होगा और जो मेगास्पोर होगा वो तो हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर होगा वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। ऑब्वियसली ये स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। देखो, मेगास्पोरेंजिया में, माइक्रोस्पोरेंजिया में, अपने अपने स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑन स्पोरोफिल्स। और ये स्पोरेंजिया कहाँ होते हैं? ये स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स में होते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि माइक्रोस्पोरेंजिया है तो माइक्रोस्पोरोफिल होगा, मेगास्पोरेंजिया है तो मेगास्पोरोफिल होगा, लेकिन ये अपने अपने स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस तो हो रहे हैं ना, अपने अपने स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इनके जो स्पोरेंजिया है वो स्पोरोफिल्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर are produced within the sporangia which are borne on sporophyll. हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो स्पोरेंजिया है ये कहाँ बनता है? ये स्पोरोफिल्स पे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द मेल और फीमेल कोन मे बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। मतलब क्या देखा गया है कि हमें ये तो देख लिया कि टेरिडोफाइट्स में एक ही कोन में दोनों तरह के स्पोर्स बनते थे, पर यहाँ हमने ये देखा कि दो तरह के कोन है, एक मेल कोन है एक फीमेल कोन है।
तो ये जो मेल और फीमेल कोन है ना, ये एक ही ट्री पे भी पाए जा सकते हैं और डिफरेंट ट्री पे भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ऐसे ट्री का जिसमें ये एक ही ट्री में पाए जाते हैं वो है पाइनस, और एक एग्जाम्पल ऐसे ट्री का जिसमें ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज में पाए जाते हैं वो है साइकस। मतलब पाइनस में अगर आप देखोगे तो एक ही ट्री में आपको मेल और फीमेल कोन दोनों मिलेंगे, और अगर आप साइकस में देखोगे तो एक ट्री में सिर्फ एक तरह का कोन ही मिलेगा, मतलब या तो फिर एक पूरा ट्री फीमेल कोन प्रोड्यूस करेगा और या तो फिर एक पूरा ट्री मेल कोन प्रोड्यूस करेगा। तो ये पॉइंट भी हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, हमने लाइफ साइकिल देख ली, उसके अलावा हमने ये देख लिया कि किस तरह से मेगास्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल से एग बनता है या मेल गैमेट्स बनते हैं, फिर इनकी फ्यूजन होती है, फिर स्पोरोफाइट बनती है। मतलब हमने ओवरऑल लाइफ साइकिल देख ली है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फीमेल कोन और मेल कोन के बारे में, मतलब कुछ डिटेल स्टडी करेंगे फीमेल कोन और मेल कोन के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा जब हम पूरी लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे, जब हमने फीमेल कोन से एग बनाया था, तो हमने ये देखा था कि एक फीमेल कोन होता है, उससे मेगास्पोरोफिल होता है, उससे मेगास्पोरेंजिया स्ट्रक्चर बनते हैं जिससे मेगास्पोर मदर सेल बनता है, और ये मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनते हैं। मेगास्पोर आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और ये फीमेल गैमेटोफाइट आर्किगोनिया प्रोड्यूस करेगा और आर्किगोनिया में ही एग बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि ये मेगास्पोरेंजिया से मेगास्पोर मदर सेल कहाँ से बनता है, फिर मेगास्पोर बनेगा, ये सब अब हम बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये फीमेल कोन है, उसमें कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे और उसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर के नीचे कुछ स्ट्रक्चर होंगे जिसे मेगास्पोरेंजिया कहा जाता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर के नीचे जो स्ट्रक्चर है ना, उससे ये मेगास्पोर मदर सेल कैसे बनती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। Number one, nucellus protected by envelopes is a mass of tissue present in ovule. क्या कहा गया है कि ओव्यूल में एक टिश्यू पाया जाता है जिसे न्यूसेलस कहा जाता है, और वो किससे प्रोटेक्टेड रहता है, वो एक एनवेलप से ढका हुआ रहता है, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर कहें तो ओव्यूल में एक टिश्यू पाया जाता है जिसे न्यूसेलस कहा जाता है और वो एनवेलप से ढका रहता है, ठीक है। The ovules are born on megasporophyll which cluster to form the female cone. ओव्यूल कहाँ बनते हैं, ओव्यूल मेगास्पोरोफिल्स में बनते हैं। ऑब्वियसली ओव्यूल को हम कैसे ट्रीट कर रहे थे, मेगास्पोरेंजिया के हिसाब से ट्रीट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली वो मेगास्पोरोफिल्स में ही बनेंगे ना। तो मेगास्पोरोफिल क्या होते हैं, अब मेगास्पोरोफिल क्लस्टर करते हैं टू फॉर्म द फीमेल कोन। हमने ये देख लिया है कि स्पोरोफिल्स ऐसे क्लस्टर हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बना के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे कोन कहा जाता है। क्योंकि ये सिर्फ मेगास्पोरोफिल है इसलिए इन्हें फीमेल कोन कहा जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में जाने से पहले हम एक चीज क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो वो डिफरेंस हमें यहाँ से पता चलेगा। क्या कहा गया है कि देखो ये एक स्ट्रक्चर है, किसका, ये एक स्ट्रक्चर है पूरे ओव्यूल का, ठीक है। ये जो बीच के सेल्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, न्यूसेलस। ये इनमें से कोई भी एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करेगा, और ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है इन्हें क्या कहा जाता है, इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट और यू कैन से द वॉल, द कोट और द कोटिंग, ठीक है। तो क्या कहा जाए गया है कि अगर मेगास्पोरेंजिया के साथ इंटेगुमेंट हो तभी उसे ओव्यूल कहा जाएगा। इसीलिए हम टेरिडोफाइट्स में ओव्यूल यूज नहीं कर रहे क्योंकि उसमें इंटेगुमेंट नहीं पाई जाती, ठीक है। वहां हेट्रोस्पोरस होते हैं टेरिडोफाइट्स नो डाउट, बट वहां इंटेगुमेंट नहीं पाई जाती, इसलिए वहां ओव्यूल नहीं बनता, इसलिए वहां आगे चल के सीड नहीं बनती, ठीक है। इसीलिए हम ओव्यूल जो स्ट्रक्चर है वो जिम्नोस्पर्म्स में यूज करते हैं, टेरिडोफाइट्स में हम माइक्रोस्पोरेंजिया ही यूज करते हैं या मेगास्पोरेंजिया यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या देखा गया है कि अगर मेगास्पोरेंजिया के साथ इंटेगुमेंट हो तो ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है। और क्योंकि ये सिर्फ कंसर्न है फीमेल के साथ तो इसलिए मेगास्पोरेंजिया ही यूज करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा जाता है कि ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू फ्यूचर सीड, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इस इंटीग्यूमेंट पार्ट को हटा दूं और सिर्फ
मेगास्पोर मदर सेल और ऐसे टिश्यू को रहने दूं तो मैं उसे मेगास्पोरेंजिया कहूंगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इस इंटीग्यूमेंट पार्ट को नहीं हटाते और ये इंटीग्यूमेंट अगर है, और यू कैन से द कोटिंग, द आउटर कोटिंग इज प्रेजेंट ओवर देयर, इंटीग्यूमेंट इज प्रेजेंट ओवर देयर, तो मेगास्पोरेंजिया प्लस इंटीग्यूमेंट विल एक्ट एज व्हाट, ओव्यूल। ये ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल, ये पॉइंट हमारी क्लियर होगी। उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस। क्या कहा गया कि जैसे हमने ये देखा गया था कि न्यूक्लियस इज अ मास ऑफ टिश्यू, तो इसमें इज अ मास ऑफ टिश्यू और यू कैन से मास ऑफ सेल्स, तो इसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, राइट। तो इनमें से कोई भी एक सेल क्या करेगा, मेगास्पोर मदर सेल का काम करेगा। वही चीज यहाँ लिखी गई है कि मेगास्पोर मदर सेल कहाँ से बनता है, कहाँ से डिफरेंशिएट होता है, न्यूक्लियस के सेल से, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड म्योटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। क्या कहा गया है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये आगे चल के म्योसिस करके 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स को जन्म देगा, ठीक है। तो उसके बाद उन चारों में से कोई एक मेगास्पोर जो स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होगा वो आगे चल के एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, क्योंकि ये एक मेगास्पोर है तो ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और ये मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। और ये मेगास्पोर किसके अंदर रहेगा, मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही रहेगा, ठीक है। मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजिया, जो कि मैंने ऑलरेडी कहा कि ये जो फीमेल गैमेटोफाइट भी रहेगा वो किसके अंदर रहेगा, मेगास्पोरेंजिया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि द गैमेटोफाइट स्टेज इज रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजिया, मतलब वो मेगास्पोरेंजिया के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब मेगास्पोरेंजिया पे डिपेंड कर रही है तो हम अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि मेगास्पोरेंजिया किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का ही तो पार्ट है। तो गैमेटोफाइट फेज स्पोरोफाइट फेज के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, फीमेल गैमेटोफाइट बियर 2 और मोर आर्किगोनिया, दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल गैमेटोफाइट जो बनता है उसमें कितने सेक्स ऑर्गन होते हैं, 2 हो सकते हैं या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। मतलब फीमेल गैमेटोफाइट में 2 या ज्यादा आर्किगोनिया हो सकती हैं जो आगे चल के एक्स बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसी पॉइंट्स को मैंने फ्लो डायग्राम के हिसाब से बनाया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो वो फ्लो डायग्राम में एक बार देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीजें थोड़ी आसानी से समझ आए, ठीक है ना। तो वो जो सारी पॉइंट्स हमने अपनी पिछली स्लाइड्स में देखी हैं उनको मैंने एक फ्लो डायग्राम के हिसाब से यहाँ प्रेजेंट किया है। तो स्टार्ट करते हैं या देखते हैं कि हमें ये समझ आता है कि, ठीक है। ठीक है, फीमेल कौन है, ऑब्वियसली फीमेल कौन है, तो फीमेल कोन से क्या बनेगा, मेगास्पोरोफिल, ठीक है। फीमेल कोन में कुछ लीफी लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसे मेगास्पोरोफिल कहा जाता है, ठीक है। अब ये मेगास्पोरोफिल में कुछ स्ट्रक्चर होंगे जिसे क्या कहा जाता है, मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल। ओव्यूल क्यों, क्योंकि इंटेगुमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस ओव्यूल में क्या होगा, इस ओव्यूल में न्यूसेलस होगा। व्हाट इज न्यूसेलस, न्यूसेलस इज अ मास ऑफ सेल इन ओव्यूल, ठीक है। उसके बाद इस न्यूसेलस से क्या बनेगा, एक मेगास्पोर मदर सेल बनेगा। और ये मेगास्पोर मदर सेल कैसे बनेगा, देखो, एनी वन सेल ऑफ न्यूसेलस एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। कोई भी सेल न्यूसेलस का, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया था कि किसी भी एक सेल को उठा रेड कलर कर दिया और दिखा दिया मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इनमें से कोई भी सेल क्या कर सकता है, एज ए मेगास्पोर मदर सेल एक्ट कर सकता है। मतलब न्यूसेलस का कोई भी सेल, एनी ऑफ द सेल एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो यहाँ तक तो चीजें होप सो क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मेगास्पोर मदर सेल तो बन गया, ठीक है। अब मेगास्पोर मदर सेल आगे चल के क्या करेगा, आगे चल के म्योसिस करेगा। म्योसिस करके क्या बनाएगा, मेगास्पोर्स बनाएगा। अब ये जो मेगास्पोर्स बनते हैं इनमें से 3 मेगास्पोर्स जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब 3 जो है वो मर जाते हैं और यू कैन से डीजेनरेट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। और एक ही फंक्शनल रहता है। वो जो एक फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा और वो फीमेल गैमेटोफाइट 2 और मोर आर्किगोनिया प्रोड्यूस करेंगे जो आगे चल के फीमेल गैमेट और एग बनाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। फीमेल कोन,
Female cone contains some leafy structure that is megasporophyll. Megasporophyll has structure called megasporangia, or if megasporangia is covered by an integument, it is called ovule. तो ovule consists of nucellus. Nucellus क्या होता है? मास ऑफ सेल होता है, और इस न्यूसेलस में जो मास ऑफ सेल होते हैं, इनमें से कोई भी एक सेल मेगास्पोर मदर सेल का काम कर सकता है। ये मेगास्पोर मदर सेल आगे चलके म्योसिस करके 4 मेगास्पोर बनाएंगे, जिनमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, एक काम करेगा। जो एक मेगास्पोर मदर सेल होगा आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और उस फीमेल गैमेटोफाइट में 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया होंगे, और वो आर्किगोनिया आगे चल के एग बनाएंगे। तो यहाँ तक तो हमारा एग बन गया। अब हम बात करते हैं कि मेल कोन में मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा डायग्राम जो हमने पहले देखा है कि मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर बनेंगे, ये माइक्रोस्पोर आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, जिसे हम पॉलन ग्रेन भी कह सकते हैं, और ये गैमेटोफाइट आगे चल के मेल गैमेट्स बनाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर और यू कैन से इसका फॉर्मेशन थोड़ा सिंपल है एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट। ठीक है, तो हम बात करते हैं मेल कोन के बारे में। ठीक है, क्या कहा गया है कि माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू ए मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन। क्या कहा गया है, ये देखो, माइक्रोस्पोर किसमें डेवलप हो रही है? माइक्रोस्पोर किसको प्रोड्यूस कर रही है? एक मेल गैमेटोफाइट जनरेशन को प्रोड्यूस कर रही है। वही चीज यहाँ लिखी गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गई। नेक्स्ट, द गैमेटोफाइट जनरेशन इज हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। क्या कहा गया है कि जो गैमेटोफाइट यहाँ बनेगा, इसमें जो सेल्स पाए जाएंगे वो बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में होंगे। ठीक है, इतने लिमिटेड होंगे कि आप उसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, और यू कैन से लिमिटेड नंबर्स में होंगे, और दिस स्टेज इज वेरी मच रिड्यूस्ड। ठीक है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताई गई है? इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स मेल कोन, और यू कैन से इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म मेल गैमेटोफाइट, there are limited number of cell and the gametophyte stage is highly reduced। ठीक है, और इस रिड्यूस स्टेज को क्या कहा जाता है? इस रिड्यूस गैमेटोफाइट स्टेज को पॉलन ग्रेन कहा जाता है। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहा गया है? ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं, इनकी डेवलपमेंट कहाँ होती है? इनकी डेवलपमेंट होती है माइक्रोस्पोरेंजिया में। जैसे हमने ये देखा था कि फीमेल गैमेटोफाइट किसके अंदर रहते हैं? मेगास्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं, मतलब उनकी डेवलपमेंट मेगास्पोरेंजिया के अंदर होती है। उसी तरह से इन केस ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, और यू कैन से द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, अब ये कहा गया है कि द पॉलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, इंटाइन एंड एक्सटाइन। अब ये जो गैमेटोफाइट स्टेज है, और यू कैन से द हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट स्टेज, उसे क्या कहा जाता है? पॉलन ग्रेन कहा जाता है। और ये पॉलन ग्रेन 2 लेयर्स में डिवाइडेड होता है, कुछ इस तरह के लेयर्स होते हैं इसमें। ठीक है, जो अंदर वाला लेयर होता है ना, इस अंदर वाले लेयर को इंटाइन कहा जाता है। ठीक है, और बाहर का जो ऐसा लेयर, ऐसे ऐसे जो लेयर मैंने बनाया है, इस लेयर को एक्साइन कहा जाता है। ठीक है, next, the pollen grain released from the microsporangia and are carried by air current। क्या कहा गया है? ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो आगे चल के मेल गैमेट बनाएंगे, ये माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप हो रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जब माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप हो रहे हैं तो वहीं से तो रिलीज होंगे ना। और वो रिलीज कैसे होते हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, बाय द हेल्प ऑफ विंड, और यू कैन से वाटर, और यू कैन से एनी अदर एजेंट, इनमें क्या होती है? डिस्पर्जन होती है, और यू कैन से डिस्पर्जल होती है। तो इस डिस्पर्जल की वजह से ये क्या होते हैं? दे आर कैरीड अवे बाय एयर करंट। एयर करंट से कैरी हो जाते हैं। कैरी मतलब इधर उधर एयर करंट उन्हें ले जाती है। ठीक है, तो हमारी ये स्लाइड भी क्लियर हो गई। मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या कहा गया है? पॉलन ग्रेन कम इन कंटेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स, मतलब ओव्यूल्स में एक तरह की ओपनिंग होती है जिसमें आके ये बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इस ओपनिंग से अंदर जाके ही तो, ओव्यूल के अंदर ही तो आपको एग मिलेगा ना, तो उसके साथ इसमें फ्यूज करना है। तो ये अपने आप को इसके ऊपर ऐसे रख लेता है। ठीक है, इट देन स्टार्ट फॉर्मिंग द पॉलन ट्यूब व्हिच कैरी द मेल गैमेट। उसके बाद क्या देखा जाता है? उसके बाद ये देखा जाता है कि जैसे ही ये पॉलन ग्रेन ओव्यूल में आया, सपोज अगर मैं इसको ओव्यूल को कुछ इस तरह बनाऊं और इसको मैं पॉलन ग्रेन बनाऊं, तो ये आगे चल के क्या करेगा? आगे चल के ये ऐसे पॉलन ग्रेन जो है ना, इस तरह का होता है, राइट, तो वो
ये आगे चल के ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते जाएगा, ठीक है। किसके अंदर बनाएगा, ये ओव्यूल के अंदर ही ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा ताकि ये एग तक पहुंच सके। और इस ट्यूब को क्या कहा जाता है, इस ट्यूब को पॉलन ट्यूब कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, जैसे जैसे ये ट्यूब बनाते जाएगा और एग की तरफ पहुंचते जाएगा, तो वो क्या करेगा, आर्किगोनिया के अंदर, ओव्यूल से आर्किगोनिया के अंदर जाएगा। उसके बाद अपने जो मेल गैमेट्स है ना, उसको नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया डिस्चार्ज कर देगा। यहाँ मेल गैमेट्स जो होंगे ना, उसको ये कहाँ छोड़ेगा, आर्किगोनिया के माउथ पे छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा आर्किगोनिया के माउथ पे, क्योंकि आर्किगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और इसी के अंदर तो एग बनेंगे ना, तो आर्किगोनिया के माउथ पे ये मेल गैमेट्स को छोड़ देगा। मतलब क्या कहा गया है कि पॉलन ग्रेन सबसे पहले आके ओव्यूल पे बैठेगा, उसके बाद वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं, और ये पोलन ट्यूब क्या करेगी, आर्किगोनिया के मुंह पे जाके बैठेगी और जाके वहां से मेल गैमेट डिस्चार्ज कर देगी। वही यहाँ लिखा है कि द पोलन ट्यूब ग्रो टुवर्ड्स आर्किगोनिया इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट्स नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली अगर यहाँ एग है और यहाँ मेल गैमेट आ रहे हैं, तो एक मेल गैमेट के साथ एग का फ्यूजन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनने के बाद एक नई स्पोरोफाइट बॉडी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि पॉलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ एयर करंट और यू कैन से एनी अदर एजेंट डिस्पर्जल हो जाती है उनकी, वो आके ओव्यूल पे बैठ जाते हैं, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे पोलन ट्यूब कहा जाता है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, आर्टिगोनिया के मुंह के सामने जाके अपने जो मेल गैमेट्स होता है उनको डिस्चार्ज कर देता है, जिसकी वजह से जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन हो जाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होकर एक जाइगोट डेवलप हो जाता है। तो क्या कहा गया है, उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, ठीक है। जाइगोट के बाद एक एम्ब्रियो बनता है, ये तो हमें पता ही है। और ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं कि ओव्यूल आगे चल के क्या बनाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो हमने बिफोर आफ्टर जो हमें पहली स्लाइड में देखा था कि ओव्यूल डेवलप इनटू सीड विच आर नॉट कवर्ड। ऐसी सीड्स बनाएगा जो कवर्ड नहीं है। क्यों कवर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें ओवरी वॉल नहीं है। ओवरी वॉल नहीं है तो सीड आगे चल के पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स नहीं बना पाएंगे, जिसके वजह से इनकी सीड क्या होगी, नेकेड होगी। एंड यही रीजन है कि इनको जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि मेल कोन कैसे बनती है, फीमेल कोन कैसे बनती है, मेल कोन फीमेल कोन के अंदर मेल गैमेट फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं। हमने लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म यहाँ कंप्लीट कर दी, ठीक है। बस एक चीज जो हमारी बाकी रहेगी वो है ये, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। जैसा कि हमने देखा, जो मेल गैमेटोफाइट था और जो फीमेल गैमेटोफाइट था, ये कहाँ रह रहे थे, ये अपने अपने स्पोरेंजिया के अंदर रह रहे थे। मतलब मेल गैमेटोफाइट हमने जैसे यहाँ देखा था ना कि डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द स्पोरेंजिया, और उसी तरह से हमने फीमेल गैमेटोफाइट में भी ये देखा था कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस विद इन द मेगास्पोरेंजिया। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है उनके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, स्पोरेंजिया के ऊपर, अपने आप को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, और यू कैन से अपने आप को डेवलप करने के लिए, ठीक है। जो चीजें हमें टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट में देखने को नहीं मिली, ठीक है। टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में ये देखने को मिला था कि इनके गैमेटोफाइट के जो थे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थे, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ देखी, हमने ये देखा कि male and female gamete in gymnosperm do not have an independent free living existence. Why? Because they remain within the sporangia retained on the sporophyte. मतलब ये sporangia में रहते हैं, स्पोरोफाइट के स्पोरेंजिया में ये रहते हैं मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। अगर वो मेल है तो वो माइक्रोस्पोरेंजिया में रहेगा, और अगर वो फीमेल है तो मेगास्पोरेंजिया में रहेगा, ठीक है। और उसी तरह से उसी जगहों पे उनकी डेवलपमेंट होती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो यहाँ ये कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। दीज आर टू टाइप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, वन इज द साइकस, अनदर इज द पाइनस। तो यहाँ खत्म होता है हमारा जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा कि जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल कैसी होती है, मेल कोन फीमेल कोन कैसे होते हैं, उनके मेल कोन और फीमेल कोन से कैसे कैसे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बनते हैं, कैसे जाके आगे चल के एक स्पोरोफाइट बनता है। तो होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं। तो
थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।